हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको लैपटॉप खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी नज़र में जितने भी अच्छे लैपटॉप्स हैं उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी जो बाइंग डिसीजन है वो बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लैपटॉप खरीदने से पहले सोचनी चाहिए। और बाकी अगर आपको अच्छे लैपटॉप लेने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू आज आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एक लैपटॉप लेना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम कम से कम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है एक लैपटॉप खरीदने से पहले। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लैपटॉप खरीदते वक्त तो बिल्कुल पक्के से ध्यान रखनी है कि पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं बहुत गाता रहता हूँ इस चैनल पे वो है SSD। याद रखना कि अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं वो आप 30,000 तक का लैपटॉप क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको SSD की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आप हार्ड डिस्क में पैसा लगा के अपने पैसे बर्बाद मत करना, क्योंकि SSD बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एक SSD से। अब आप बोलोगे कि भाई 30,000 में तो कोई SSD दे नहीं रहा है, जितने भी 30,000 32,000 के लैपटॉप आ रहे हैं सारी कंपनी उसमें हार्ड डिस्क लगा के बेच रही हैं, उसके अंदर SSD का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि उसकी हार्ड डिस्क निकाल के आप इसको कहीं सेल कर दिए, क्योंकि वो ब्रांड न्यू होगी, या अपने पास भी रख लीजिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेक करिए कि उसमें SSD का स्लॉट अलग से हो। एक M.2 SATA या M.2 NVMe स्लॉट होना ही चाहिए। NVMe है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन SSD का जो M.2 SATA है अगर वो भी है तो भाई आप उस लैपटॉप को ले लेना। और जब आप उस लैपटॉप को ख़रीद लें तो उसमें 2,000 रुपये 2,200 रुपये तक की एक SATA SSD लगा देना, जिससे आपकी जो विंडोज़ है वो SSD में आ जाएगी और आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि हाल ही में मेरा एक दोस्त है, उसने भी लैपटॉप लिया था और उसने मेरी बात नहीं मानी थी। उसने हार्ड डिस्क ले ली थी, SSD को छोड़ दिया था। 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही थी और एक तरफ 256 GB की SSD, तो उसने 256 GB की SSD नहीं ली, उसने लिया आपका 1 TB की हार्ड डिस्क का लैपटॉप। और 1 साल बाद उसने यही बोला कि भाई इसको ज़रा तेज़ कर दो, बहुत स्लो चल रहा है। क्योंकि आजकल के सारे सॉफ्टवेयर SSD के लिए ऑप्टिमाइज़ हो चुके हैं, हार्ड डिस्क के लिए ऑप्टिमाइज़ इतने नहीं हैं। बहुत हल्के चलते हैं वो आजकल के टाइम में हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क आपका बहुत स्लो कर देती है कंप्यूटर। दूसरी चीज़ ध्यान रखने के लिए बोलूँ तो भाई आप जो प्रोसेसर लें वो ध्यान रखें कि वो Ryzen 3 या आपका i3, जो इंटेल का i3 है वही हो कम से कम। ये पेंटिनम, सेलेरॉन, जितने भी प्रोसेसर जो बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, उनको आप बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपको मिल रहा है पेंटियम या सेलेरॉन, उसकी तरफ देखिए भी मत। उसकी जगह आप जाइए i3 या Ryzen 3 की तरफ। मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको। उसके ऊपर आप जा सकते हैं i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो दायरा है, जब आप 30-32 हज़ार रुपये एक लैपटॉप पे कम से कम भी खर्च करो तो भाई आपके पास मिनिमम i3 या Ryzen 3 होना चाहिए। और ये भी नहीं कि भाई i3 मिल रहा है तो मैं 7th जनरेशन का ले लूँ, नहीं, ये गलती भी नहीं करनी है। जनरेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम इंटेल की 11 जनरेशन चल रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको 11th, या हो सके अगर आपके पैसे थोड़े बच रहे हैं तो आप 10 जनरेशन ले सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि आप 8 जनरेशन लें। 9 जनरेशन के तो आपको लैपटॉप देखने को मिलेंगे नहीं इतने, लेकिन ये नहीं कि आप 8 जनरेशन ले रहे हैं, नहीं, आप बस 1 साल या 1.5 साल पुराने जो जनरेशन है आप उस पर जाइए। हो सके तो 11th लीजिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़े पैसे बचाने, फॉर एग्जांपल SSD में लगाने, तो आप वहाँ पर 10 जनरेशन ले सकते हैं। यही चीज़ Ryzen के साथ है। जब आप Ryzen का कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि इस टाइम Ryzen की 5th जनरेशन चल रही है लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स में, तो आपको या तो उसका 5th जनरेशन का लैपटॉप लेना चाहिए या 4th जनरेशन। 3rd जनरेशन आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन उसकी 3rd जनरेशन भी थोड़ी ठीक है। लेकिन 4th या 5th की तरफ देखें। अगर Ryzen 3 भी ले रहे हैं या Ryzen 5, Ryzen 7 भी ले रहे हैं तो 1 या 1.5 साल पुराना ही प्रोसेसर लें। उससे ज़्यादा पुराना अगर आप लेंगे तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगी और आपकी जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा। क्योंकि वो जो कंपनी है वो मोस्टली आपसे Ryzen 5 का, वो कंपनी आपसे Ryzen 3 का ही पैसा लेगी, ज़्यादा तो पैसे कम करेगी नहीं आप अगर 2nd जनरेशन Ryzen 3 भी लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ 1 साल पुराना प्रोसेसर। यहाँ पर हमने SSD की बात करी, प्रोसेसर की बात करी, अब बात कर लेते हैं रैम की, कि भाई रैम कितनी आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मिनिमम आपके पास 8 GB होनी चाहिए और अब जा सकते हैं 16 GB तक। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो 30-35 हज़ार रुपये, मैं तो 8 GB कर ही नहीं सकता ना, मतलब कैसे करूं मैं 8 GB, मेरे पास तो 4 GB का ही ऑप्शन है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप 4 GB वाला ही लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि
ऑफकोर्स 30,000 रुपये में आपको 8 GB तो कोई कंपनी नहीं देने वाली, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें जो रैम हो वो सोल्डेड ना हो, मतलब उसमें अपग्रेड का ऑप्शन हो। और अपग्रेड का ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि 12 और 16 GB तक होता है किसी भी आज के लैपटॉप में। आप कोई भी आंख बंद करके जो भी लैपटॉप अपग्रेड हो सकता है उसमें आपको या तो आपको 12 GB की अपग्रेडेबिलिटी मिलेगी या 16 GB तक की मिलेगी। तो अभी आप 4 GB ले लीजिए। इन फ्यूचर आपके मन में आता है कि भाई मैं कोडिंग सीखूं, मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं या यूट्यूब पे अपना चैनल खोलूं, तो उसके लिए मुझे वीडियो एडिटिंग चाहिए या कोई और हैवी वर्क आपको अपने कंप्यूटर पे चाहिए और आप कोई नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो वो आपको पीछे नहीं धकेले, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो आप हर साल चेंज नहीं करते हैं। आप जब उसको लेते हैं तो आप उसको रगड़ के घिसते हैं, उसके बाद ही जब वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर होता है तभी आप अगले लैपटॉप पे अपग्रेड करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि मिनिमम आपके पास 8 GB होनी चाहिए। अगर आपको 4 GB मिल रही है कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में अपग्रेड कर लेना 8 GB या 16 GB में। लेकिन अगर आपका अभी से बजट है तो भाई मिनिमम तो 8 GB। और अगर आप गेमिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो भाई आपके लिए 16 GB तो रिकमेंड है, क्योंकि 8 GB में इतना काम नहीं होगा। एप्पल के M1 में 8 GB में काम हो जाएगा, लेकिन जो विंडोज़ लैपटॉप की बात करूँ तो उसमें आपको ये जो भारी भारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, उसके लिए आपको 16 GB चाहिए। 8 GB में काम चल सकता है, 4 GB में आपको नहीं बोलूँगा। बजट कम है तो आप ले लीजिए, लेकिन अपग्रेडेबिलिटी का बिल्कुल ध्यान रखें कि 12 या 16 GB उसके अंदर रैम अपग्रेड हो। ये तो हमारे हो गए बेसिक्स, जिसकी वजह से हमारा काम ही नहीं चल सकता। ये तो मिनिमम दायरा है ही। SSD होनी चाहिए, 8 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए। नहीं है पैसा आपके पास तो अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन ध्यान रखें, तो फ्यूचर में अपग्रेड हो जाए। और प्रोसेसर कम से कम i3 या Ryzen 3 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये विंडोज़ लैपटॉप की बातें हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इसके बाद वाली चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जहाँ पर लोग लैपटॉप पे लेते हैं ना, तो डिस्प्ले को ना ऐसा टेढ़ा टोड़ा कर देते हैं, मतलब लेना ठीक है, सही है, जैसा भी है, मतलब इतना ध्यान नहीं देते वो डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर SRGB होती है, अगर आपको पता होगा, और वो आपके पास होनी चाहिए 90 to 95%, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा होगी, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छी आपके कलर एक्यूरेसी होगी, उतनी अच्छी आपकी स्क्रीन होगी। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप महंगा लैपटॉप ले रहे हैं, आप 50,000 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं एक लैपटॉप पे, तो ध्यान रखें जो SRGB होती है वो उसकी 90 या 95 होनी चाहिए। आपको 100 तो नहीं मिलेगी, जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी, लेकिन मोस्टली आपको 90 95 मिलेगी, तो वो एक अच्छी है। अगर आपको उस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है 80, उससे कम, तो आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि उसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर हम बजट में आ जाएं, और ये जो 40,000 रुपये तक के लैपटॉप्स आते हैं, आपको इसमें 90-95 SRGB नहीं मिलेगी। इसमें आपको मिल सकती है 50 60, कभी कभार तो 35। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिमम जो आपका दायरा होना चाहिए बजट में, वो आपका होना चाहिए 60%, मतलब मिनिमम 60% होनी ही चाहिए। अगर आपको 35% मिल रही है या 40, तो आप उसको मत लेना, क्योंकि उसकी स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होगी जिस हिसाब से प्राइस है। और ये चीज़ आपको कैसे ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप लैपटॉप आप खोलेंगे ना, और जब आपकी स्क्रीन दिखेगी तो बड़े मज़ों से आपकी दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप ज़रा सा टिल्ट करेंगे या साइडों में से देखेंगे तो आपको वो फेड ऑफ करती हुई दिखेगी या बुरी दिखेगी आपको स्क्रीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे भाई कि उसका SRGB कितना हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैपटॉप है, तो इसमें टच स्क्रीन आती है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप टच स्क्रीन को प्रीफर कर सकते हैं किसी भी दिन, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा काम आसान कर देती है ये चीज़ें, क्योंकि आपको हर वक्त ये जो है आपका ट्रैक पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसने लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बनाई है ये जो टच स्क्रीन है, क्योंकि भाई आप हर चीज़ टच कर सकते हो, आप ट्रैक पैड और माउस का यूज़ आपको इतना नहीं पड़ता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है टच स्क्रीन की, आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसके साथ स्टाइलस भी आता हो, क्योंकि जब आप टच स्क्रीन यूज़ करते हो तो आपका स्टाइलस भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आप सारे नोट्स अपने लैपटॉप में बना सकते हो। और इसी के साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि ये जो स्क्रीन है ये ग्लॉसी है या फिर मैट है। फॉर एग्जांपल ये HP Envy X360 की ग्लॉसी डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा। और ग्लॉसी डिस्प्ले से क्या होता है कि जैसे ये लाइट पड़ती है तो देखिए ये आपको लाइट इस पर पड़ती हुई दिखती है, और मैट में क्या होती है, सुन हो जाती है लाइट, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे मैट डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। इस पर मैंने मैट स्क्रीन गार्ड चढ़ाया था लेकिन वो ख़राब हो गया, तो अभी इसकी स्क्रीन ग्लॉसी है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, जो आपको पसंद हो आप वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिस्प्ले में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि निट्स, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा निट्स उतने ज़्यादा अच्छा है। तो 300-400 जितने भी आपको एक लैपटॉप में निट्स मिल रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रीफर करिए उस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि आपको लैपटॉप में 1000-1200 निट्स तो इतने ज़्यादा तो मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा निट्स आपको मिल रहे हैं बजट में उसको ले लीजिए। क्योंकि भाई
जब आप आउटडोर में होते हैं तो अगर उसकी ब्राइटनेस कम है लैपटॉप की तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये HP NVX 360 है, ये आउटडोर में थोड़ा सा मुझे परेशान करता है क्योंकि इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि ये एक प्रीमियम लैपटॉप है लेकिन नेट्स इतने नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। वैसे मैं इंडोर ज़्यादातर काम करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप आउटडोर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको ये फ़र्क पता चलेगा, तो इसका ध्यान रखना। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जब आप एक लैपटॉप लीजिए तो उसका एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये एक मजबूत लैपटॉप है, ये कहीं से भी आपको फ्लैक्स करता हुआ दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये आपको फ्लैक्स करता हुआ इतना दिखेगा नहीं, ये एक मजबूत लैपटॉप है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि कई सारे लैपटॉप्स होते हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। फॉर एग्जांपल एक अवीटा का मैंने एक लैपटॉप देखा था, उसकी बहुत बुरी थी, सीरियसली बताऊं। और मैंने एक और लैपटॉप एसर का शायद रिव्यू भी करा मैंने इस चैनल पे, तो उसकी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। उसका मतलब आप उसकी स्क्रीन पकड़ते थे ना, मतलब आप उसकी बॉडी को आप हिला सकते थे, उसमें जो फ्लैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, उसके जो हिंज थे वो इतने मजबूत नहीं थे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि कई लोग सिर्फ स्पेक्स देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी को बिल्कुल नाना टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। इसके बात करूं तो एक बात जो लोग बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं कि जो आपका ये लैपटॉप होता है इसमें बैक लाइट है कि नहीं है। ऑफकोर्स पहले तो नहीं आती थी, लेकिन आजकल बजट से बजट लैपटॉप में बैकलाइट आती है कीबोर्ड में, और सीरियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि रात को जब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसकी कीज़ प्रेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो बैकलाइट है ही नहीं, तो आपको टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको टच टाइपिंग आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं आती है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लैपटॉप हो उसमें USB Type-C पोर्ट ज़रूर हो, और सिर्फ USB Type-C पोर्ट ना हो, उसके साथ साथ उसमें पावर डिलीवरी का भी ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर मैं अपने मोबाइल का चार्जर अगर लगाता हूँ तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें USB Type-C पावर डिलीवरी है। और कई सारी कंपनीज होती हैं कि USB Type-C तो दे देती हैं लेकिन उसमें पावर डिलीवरी नहीं देती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप का चार्जर भूल चुके हो, लेकिन आपके पास मोबाइल का चार्जर है, या जिसके घर पे आप गए हो उसके पास मोबाइल का तो चार्जर होता ही है, सबके पास होता है, तो उसमें आप USB Type-C लगा सकते हैं जिसमें पावर डिलीवरी होती है, और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और आप एक चार्जर से ही हर चीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि USB Type-C विद पावर डिलीवरी ज़रूर होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। इसके बाद एक और चीज़ बोलूँगा कि उसमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वाईफाई का वर्जन जो नया चल रहा है वो Wi-Fi 6 का चल रहा है, और ब्लूटूथ 5.2 चल रहा है आई थिंक इस टाइम। तो वो तो आपके पास मतलब ब्लूटूथ 5 होना चाहिए और Wi-Fi 6 होना चाहिए। ये चीज़ आप स्पेक्स में बिल्कुल देखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इन फ्यूचर हर चीज़ Wi-Fi 6 की आएगी, तो अगर आपका लैपटॉप पुराना होगा और राउटर Wi-Fi 6 का होगा तो उतनी स्पीड का मज़ा नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। और इसके साथ बैटरी की बात करूँ तो भाई बैटरी, अब जैसे ये HP वाले बोलते हैं कि इसकी बैटरी 8 से 10 घंटे चलती है, लेकिन नहीं चलती है भाई, इसकी बैटरी चलती है 5 घंटे। हाँ, 5 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है। तो प्रैक्टिकल यूज़ की बात करूँ, वैसे तो नंबर्स में मत जाना, हर कंपनी बहुत ज़्यादा दिखाती है, उसको थोड़ा कम ही कर दिया करिए। मैं तो कहता हूँ आधा ही कर दिया करिए जितना वो दिखाएं। अगर 10 घंटे दिखा रही है तो 5 घंटे या 6 घंटे ही मानिए आप। तो आपको मिनिमम आज के टाइम में 4 घंटे का तो बैटरी बैकअप मिलना ही चाहिए, मतलब मिनिमम दायरा है वो। उससे ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, जैसे इसमें 5 साढ़े 5 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन और ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा बैटरी बैकअप मिले उतनी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम दायरा, आपका बजट भी हो तो आपको मिलना चाहिए 4 घंटे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ भाई मैं। और इसके बाद एक और आती है बात कि भाई बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल रहा है तो हमें प्रोसेसर कौन सा चूज़ करना चाहिए, इंटेल या AMD, मतलब राइजन या अपना i3 i5। तो अगर आपको इतनी एनर्जी एफिशिएंट नहीं चाहिए तो आप इंटेल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको राइजन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो राइजन के प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, और हैं मतलब होते क्या हैं, वो हैं ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट। और दोनों की परफॉर्मेंस लमसम आज की तारीख में सेम है। किसी किसी मामले में मतलब अगर सिंगल कोर काउंट में देखूं तो वो इंटेल आगे बढ़ जाता है, और मल्टी कोर काउंट में देखूं तो वो AMD आगे बढ़ जाता है। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मैं जो तवज्जो दूंगा वो मैं राइजन को दूंगा ज़्यादा, इंटेल को थोड़ी कम तवज्जो दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको राइजन में सेम परफॉर्मेंस और
आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, तो मैं वहाँ पर उसको तवज्जो दूंगा। और इसके बाद तो ये नॉर्मल लैपटॉप हो गए, मतलब जो होने चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं गेमर्स या वीडियो एडिटर जो बहुत हैवी काम करते हैं, तो उनके लिए कौन सा लैपटॉप्स आते हैं? वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो गेमिंग लैपटॉप में भी लागू होंगी, लेकिन कुछ कंडीशन चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जो आपके गेमिंग लैपटॉप में होता है वो आपको अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये जो आपके नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, अल्ट्रा बुक्स होती हैं, इनके अंदर आपको यू प्रोसेसर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल 5500U 4500U, मतलब इन जो ये जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं इनके अंदर यू प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपके गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके अंदर आपको एच प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स जो यू प्रोसेसर है उनसे ज़्यादा होती है, तो गेमिंग लैपटॉप में आपको एच प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। और अगर आप गेमिंग अगर कोई भी लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसमें रैम अपग्रेडेबिलिटी मिलती ही मिलती है। और आप कोई भी लैपटॉप गेमिंग का ले लीजिए, सस्ते से सस्ता, उसके अंदर आपको 8 GB रैम तो देखने को मिलती है और आप उसको 16 या 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें गेमिंग लैपटॉप में अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेंगे तो जैसे ये इतना पतला लैपटॉप है और ये अराउंड 1.3 kg का है। सीरियसली 1 पॉइंट जितनी आपकी मैकबुक एयर है उतना है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप गेमिंग लैपटॉप लोगे तो वो इससे दुगना भारी होगा। पहली बात, वो बल्कि होता है और उसको आपको हर टाइम पावर अडाप्टर से यूज़ करना पड़ता है अगर आप कोई भी हैवी काम कर रहे हो। अगर आप उसकी बैटरी पे काम कर रहे हो तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको फुल पोटेंशियल पे उसे चलाना है तो आपको चार्जर हर टाइम प्लग करना पड़ेगा। लेकिन जो ये आपके स्लिम अल्ट्रा बुक्स होती हैं इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं, कोई अलग से ग्राफिक नहीं आते। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि मिनिमम अगर आपका दायरा है तो 1650 Ti आज की तारीख में मिनिमम आप लीजिए। अगर आप 1650 भी ले रहे हैं उसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मिनिमम आपको 1650 Ti लेना चाहिए कि वो आपके कुछ AAA टाइटल्स चला सके और इन फ्यूचर में आपका काम कर सके और हैवी चीज़ें भी वो आराम से चला सके, लाइक प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी चला सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गेमिंग लैपटॉप लेते हुए भी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है अपग्रेडेबिलिटी, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको अपग्रेड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इसके अंदर ज़ीरो अपग्रेडेबिलिटी है, मतलब आप इसके अंदर रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, SSD अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पुरानी वाली निकालनी पड़ती है। और प्रोसेसर इसका बढ़िया है, लेकिन ये एक नॉर्मल कामों के लिए, क्योंकि ये एक पतला फॉर्म फैक्टर का है तो यहाँ पर आपको अपग्रेडेबिलिटी कम मिलती है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि बिना अपग्रेडेबिलिटी वाला कोई भी लैपटॉप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लैपटॉप है मेरे पास, जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर हार्ड डिस्क थी और इसके अंदर आपका 4 GB रैम थी, लेकिन अब इसके अंदर 8 GB रैम है और इसके अंदर SSD पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इसको अपग्रेड करा जा सकता था। तो ये अभी कुछ टाइम पहले जब इसको अपग्रेड नहीं करा गया था तो आज के कोई भी ये काम ठीक से नहीं कर सकता था, लेकिन अपग्रेड करने के बाद इसमें सारी चीज़ें मक्खन तरीके से चल रही हैं, क्योंकि 8 GB रैम हो चुकी है और आपका SSD भी हो चुकी है, तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ एक चीज़ बस मैं बताना भूल गया कि जो डिस्प्ले का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। मैं एक सच्ची पर्सनल बात बता रहा हूँ कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो 13 इंच से 13 मतलब 13 साढ़े 13 इंच से अच्छा साइज़ कोई नहीं हो सकता। आप 14 इंच की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन 15 इंच आपको थोड़ा हैवी लगता है क्योंकि वो बड़ा होने लगता है तो उसका वजन ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसको आप बहुत आराम से आप कहीं भी लेके जा सकते हो मेरे भाई। तो ये जो 13 इंच और 14 इंच के लैपटॉप्स होते हैं ये आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। देखिए, लेकिन 15 इंच का भी लैपटॉप मैंने एक अलग से लिया था, मुझे याद है भाई, वो बहुत बड़ा था, आप इतनी आसानी से कैरी नहीं कर सकते। और कितना भी आप कर लीजिए 15 इंच थोड़ा भारी होता है, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मतलब आप सीरियसली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हल्का है। मुझे टेंशन भी नहीं होती है कि ये मेरे हाथ से गिरेगा क्योंकि हल्का है। भारी जो होता है उसमें दिक्कत होती है। तो ये आपके ऊपर पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप एक जगह बैठ के काम करते हैं डेस्क पे तो आपका 15 इंच आपको सही लगेगा क्योंकि अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो भाई अपनी चीज़ें आसान करो, हल्का वजन रखो अपने पास ताकि आप अच्छे से ट्रैवल कर पाओ और सेफुली ट्रैवल कर पाओ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नीचे आपका जो भी सुझाव हो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।